गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम, जो कि है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020। तो अभी रिसेंटली जो है पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, तो अब इसको जब प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाएगा तो ये मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट बन जाएगा। ठीक है, जब ये नोटिफाई भी हो जाएगा हमारे गज़ट में। तो देखते हैं ये बिल में की डिटेल्स क्या है क्या ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमको। अब ये बिल जो है हमारे जो पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है और कमर्स, ट्रेड एंड कमर्स को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या चाहते हैं कि जो पोर्ट है वो अभी जो है एक तरह से सरकारी मॉडल पर चल रहा है, तो उसको हम क्या चाहते हैं कि उसको हम डिसीजन मेकिंग उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको हम एक तरह से लैंडलॉर्ड मॉडल पर ले जाएं। मतलब कि जो पोर्ट अथॉरिटी, जो बोर्ड बनाया जाएगा हम एक मेजर पोर्ट्स के लिए हम बोर्ड बनाएंगे, वो ऐसे बिहेव करें जैसे वो उसके ओनर है। ठीक है, वो एक तरह से उसका लैंडलॉर्ड बन के उसको जो है उसको ओन करने की तरह, जैसे ओनरशिप का एक मॉडल होता है वैसे वो बिहेव करे और वैसे उसको रन करे, प्रोफेशनल तरीके से रन करें। ठीक है, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस ना हो उसके अंदर, इसलिए हम ये बिल लेकर आए हैं। फुल ऑटोनॉमी दी जा रही है उनको डिसीजन मेकिंग में, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो मेजर पोर्ट्स का, वो एक तरह से पूरा रिवाइटलाइज किया जा रहा है, उसको बिल्कुल मॉडर्न बनाया जा रहा है। एक तरह से ओनरशिप मॉडल पर उनको हम चलाएंगे। ठीक है, जबकि वो होंगे ही गवर्नमेंट के ही, ऑफ कोर्स जो वो बोर्ड होगा वो गवर्नमेंट का ही होगा, पोर्ट अथॉरिटी का, लेकिन वो उनके पास फुल ऑटोनॉमी उनको दी जा रही है ताकि वो डिसीजन मेकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट और फास्ट हो सके। अब इसके फीचर्स क्या हैं इस बिल के। नंबर ऑफ सेक्शंस जो थे पहले 134 होते थे, पुराने जो एक्ट है हमारा 1963 का जो एक्ट था उसमें 134 सेक्शंस होते थे, उसको कम करके अब 76 कर दिया गया है। फिर जो बोर्ड ऑफ पोर्ट अथॉरिटी, उसमें पहले 17 से 19 मेंबर होते थे, अब उनके जो है मेंबर्स को भी कम कर दिया गया, 11 से 13 मेंबर्स रहेंगे इसमें। इसके अंदर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल मेंबर्स तो होंगे ही, लेकिन जो है स्टेट्स के भी मेंबर होंगे, जो जिस स्टेट में वो पोर्ट होगा। जैसे आप समझ लो महाराष्ट्र में या मुंबई में अगर आप कोई पोर्ट बन रहा है, तो जो महाराष्ट्र स्टेट के जो हैं वो भी कुछ उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। फिर रेलवेज मिनिस्ट्री के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, डिफेंस के, कस्टम के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी उसमें कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उस बोर्ड में, जो कि उस पोर्ट को रन करेंगे। ठीक है, तो एक हम टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट स्टैम्प भी एक तरह से हम बना रहे हैं, ताकि जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो टैरिफ जो है वो फिक्स करेगा। और वो टैरिफ होगा क्या, एक तरह से रेफरेंस पॉइंट होगा इन केस अगर कोई पीपी प्रोजेक्ट है वो। ठीक है, मतलब समझ लो कि वो मेजर पोर्ट जो है वो कोई प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, तो जो टैम्प है वो एक तरह से रेफरेंस जो है टैरिफ दे देगा कि इस टैरिफ के आसपास हम आपको टैरिफ रखना है, जो प्राइवेट कंपनी को बोल देगा। फिर प्राइवेट कंपनी ऑफ कोर्स इट विल बी फ्री टू फिक्स टैरिफ्स एज पर मार्केट कंडीशंस, बट उसको एक तरह से रेफरेंस जो है टैरिफ जो है वो टैम्प अथॉरिटी ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, कि इसके आसपास आपको टैरिफ रखना है, उसके बेसिस पे जो है फिर मार्केट कंडीशंस को देख के जो है वो पीपीपी जो ऑपरेटर होगा वो टैरिफ्स को वहाँ पे पोर्ट के टैरिफ को जो है वो फिक्स करेगा। फिर एक एडजुडिकेटरी बोर्ड बनाया जा रहा है कि समझ लो कोई डिस्प्यूट आ जाए, अगर पोर्ट्स की जो है हमारी जो ये बोर्ड है, बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी, इसके बीच में और जो पीपीपी कंसेशनर्स कौन से होंगे, जो हमारी प्राइवेट कंपनी जो ऑपरेट कर रही होगी पोर्ट को, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा हमारे इस बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी ने। तो अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसको हम एडजुडिकेटरी बोर्ड के थ्रू हम सॉल्व कराने के लिए भी प्रोविजन है इसके अंदर। अब ये बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी है क्या, ठीक है, यही जो है ये पोर्ट को चलाएगी। ये एक तरह से जो आपको कह रहा हूँ ना मैं कि लैंडलॉर्ड मॉडल पे चल रहे हैं, तो ये एक तरह से होगी सरकारी ही, ऑफ कोर्स इसमें सरकारी मेंबर्स हैं, आप देख रहे हो ये सारे जो मिनिस्ट्रीज़ और ये स्टेट्स गवर्नमेंट्स के जो मेंबर हैं। लेकिन ये इसकी जो फंक्शनिंग है ये फुली ऑटोनोमस होगी, तो इनके पास पूरी पावर है कि वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कौन सी प्राइवेट कंपनी के साथ वो पीपीपी साइन करना चाहते हैं प्रोजेक्ट, प्लानिंग की, डेवलपमेंट की, टैरिफ की भी जो है फिक्स करने की भी इनके पास पूरी है एक तरह से अथॉरिटी होगी। लेकिन एक्सेप्शंस भी दी गई हैं कि कभी अगर कोई समझ लो ऐसा पोर्ट है, समझ लो मुंबई का ऐसा पोर्ट है कि नेशनल इंटरेस्ट में या सिक्योरिटी में या फिर कोई इमरजेंसी अराइज हो रही है, उस कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर कर सकती है इनकी फुल ऑटोनॉमी को एक तरह से वायलेट करके
टैरिफ के ऊपर एक तरह से जो है वो कंट्रोल उस टाइम पर गवर्नमेंट कर सकती है। नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, बट ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में गवर्नमेंट जो है वो ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रह जाएगा जो कि एम्बिगुअस है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट कौन डिसाइड करेगा कि कब अब हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है सिक्योरिटी या इमरजेंसी जो है, इसको गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। तो ये एक जो है कन्फ्लिक्ट पॉइंट रह जाएगा देखना कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इस चीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो डिटेल्स मांगेंगी कि कब आप जो है हमारी टैरिफ्स को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ सकते हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट से ज़रूर पूछेंगे ये जो भी प्राइवेट पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी, ठीक है। फिर जो है बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी को कहा गया है कि वो मास्टर प्लान बना सकती है कि कैसे डेवलपमेंट करनी है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट करनी है पोर्ट्स की। तो ये जो है ये भी बोर्ड्स ऑफ पोर्ट अथॉरिटी है, इस डिसीजन मेकिंग यही करेगी। फिर इसके लिए इसमें प्रोविजंस भी बनाए गए हैं कि जो पे और अलाउंस मिलते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं अभी पोर्ट्स के, उनके पेंशन के बेनिफिट्स जो हैं उसके लिए हम कैसे जो है उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं, उसके लिए भी प्रोविजंस जो हैं इसी बिल के अंदर डाले गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक देखते हैं जो कि है ट्रॉपेक्स 21। ट्रॉपेक्स 21 क्या है? इंडियन नेवी की लार्जेस्ट एक तरह से वॉर एक्सरसाइज है, ये बायनियल है। बायनियल क्या होती है? 2 साल में एक बार होने वाली, ठीक है। ये 2 साल में एक बार होने वाली एक एक्सरसाइज है ये, जो इंडियन नेवी लीड करती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो हमारी है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये कॉम्बैट रेडीनेस जो है नेवी की टेस्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है, जो इस बार ट्रॉपेक्स 21 ये 21 क्या है? 2021 ईयर, ठीक है। तो जो ट्रॉपेक्स 21 है ये इस बार इंडियन ओशन रीजन में बहुत ही एक वास्ट रीजन में कंडक्ट की जा रही है, जिसमें बहुत सारी स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेट कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। तो इंडियन नेवी के जितने भी थिएटर्स हैं, तीनों थिएटर्स इसमें जो है नेवल हेडक्वार्टर्स इसको हेड कर रहे हैं, और तीनों कमांड्स जो हैं, थिएटर कमांड जो इसकी इंडियन नेवी की, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जो ट्राई सर्विसेज कमांड है पोर्ट ब्लेयर पे, ट्राई सर्विसेज कमांड कौन सी होती है? जिसमें नेवी, आर्मी और जो है एयरफोर्स, ये तीनों ही शामिल होती हैं। जो हमारी एक ही अभी इस टाइम पर हमारी थिएटर कमांड है ना पोर्ट ब्लेयर के आपको पता है अंडमान निकोबार कमांड सिर्फ एक ही है हमारे पास, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब बैकग्राउंड क्या है इसका? इसको क्यों कंडक्ट किया जाता है? जब 26/11 के टेरर अटैक्स हुए मुंबई में, तो ये देखा गया कि जो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो हमारे जो ओशन का रीजन है, वो एक हमारी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। तो उसमें हम कॉम्बैट रेडीनेस तैयार रहने के लिए कि हमको कभी भी अगर एक्शन करना हो तो उसके लिए हम ये हर 2 साल में एक बार हम ये एक तरह से ट्रॉपेक्स जो है ये एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें 13 कोस्टल स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी पार्टिसिपेट करती हैं, जो उनकी मरीन पुलिस है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुजरात 2 चाइल्ड पॉलिसी। अब अभी रिसेंटली 3 कैंडिडेट्स थे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ना चाहते थे वडोदरा और राजकोट में, लेकिन उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि गुजरात में 2 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है। 2 चाइल्ड पॉलिसी है क्या? 2005 में गुजरात ने एक लॉ बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के और जो है जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें अगर कोई भी कैंडिडेट के 2 से ज़्यादा जो हैं बच्चे हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ठीक है। अब पर्पस क्या था इसका, इस एक्ट को लाने का, इस पॉलिसी को बनाने का? ये पर्पस था कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है कंट्री की उसको स्टेबलाइज किया जाए, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सबसे पहली इस जो है शुरुआत में वो लीड करें इस चीज़ को, ठीक है। तो इसीलिए गुजरात ने 2005 में ये लॉ बना के एक तरह से ये 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है ये अपने लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस में इसको इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। अब इसके में कुछ क्वेश्चंस हैं कि देखो कि डज अ थर्ड चाइल्ड बॉर्न एट एनी टाइम डिस्क्वालीफाई अ कैंडिडेट? ऑफ कोर्स, अगर 2005 में जब ये पॉलिसी लाई जा रही थी तो उन्होंने कहा कि अगर इससे पहले आपके 3 बच्चे हो चुके हैं तब आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। 2005 के बाद उन्होंने 1 साल का और उन्होंने टाइम दिया कि 2006 तक जो है अगर किसी के तीसरा बच्चा पैदा हो रहा है तो हम उसको इलेक्शन लड़ने देंगे, लेकिन अगर उसके बाद हुआ कोई किसी का थर्ड चाइल्ड तो वो कैंडिडेट जो है वो जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। तो एक उन्होंने जब से एक्ट शुरू हुआ 2005 से लेके, और उसके बाद एक और दिया उन्होंने साल, अप टू 1 ईयर आफ्टर द कमेंसमेंट, 2006 तक का उन्होंने टाइम दिया। उसके बाद जितने भी लोगों के
तीसरे बच्चे हुए हैं उसको, उन लोगों को वो कैंडिडेट नहीं बनने देते लोकल इलेक्शंस में, ठीक है। अब सोचो कि अगर किसी के ट्विन्स हो गए, ठीक है, मतलब कि उनका भी एक ही बच्चा है लेकिन उसके बाद जो है वो एक डिलीवरी में ट्विन्स हो गए, या फिर मतलब ट्रिपलेट्स हो गए, या फिर उन्होंने चिल्ड्रन अडॉप्ट कर लिए, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा है, इस लॉ में कहा गया है कि हम एक डिलीवरी को काउंट कर रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट डिलीवरी में आपका एक हुआ हो और सेकंड डिलीवरी में अगर आपके चाहे ट्रिपलेट्स भी हो गए हो तो मतलब आपके टोटल तो 4 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन हम उसको गिनेंगे कि वो सिर्फ डिलीवरी जो है सेकंड डिलीवरी है, उसके हिसाब से ही हम आपके जो है कैंडिडेचर को हम स्वीकार करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपके एक फर्स्ट डिलीवरी में समझ लो एक ही बच्चा हुआ, लेकिन जो सेकेंड डिलीवरी है उसमें अगर आपके ट्रिपलेट्स भी हो गए या जो है ट्विन्स भी हो गए तो आपकी वो काउंट से तो ऊपर चलेगी, लेकिन हम ये मानेंगे कि वो सिंगल डिलीवरी है, तो उसमें हम आपकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। जो ये पॉलिसी है ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन को इंक्लूड नहीं करती, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये अडॉप्शन को एक तरह से प्रमोट करने का उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ताकि लोग अडॉप्ट करने चिल्ड्रन को। तो उन्होंने कहा कि हम अडॉप्टेड चिल्ड्रन जो है उसको आपके उसमें नहीं गिनेंगे, आपके जो चिल्ड्रन की कैटेगरी में नहीं गिनेंगे, तो इसलिए एक तरह से अच्छा एक सोशल उन्होंने बेनिफिट का एक काम किया है, ठीक है, लॉ में। अगर आपके डाइवोर्स्ड स्पाउस है, मतलब कि समझ लो एक वाइफ है या एक पर्सन है, उनके पिछली जो है स्पाउस से एक बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं और वो मैरिज कर लेते हैं और उसके बाद उनका एक बच्चा होता है, तो उनके टोटल जो है वो 3 बच्चे माने जाएंगे जो कि पिछली स्पाउस से हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पाउस दे आर गोइंग टू कंसिडर द नंबर ऑफ डिलीवरीज और द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट यू हैव फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो 2 से ऊपर आप बच्चे नहीं कर सकते, चाहे आपके कितने भी स्पाउस के साथ वो बच्चे पैदा हुए हों, ठीक है। क्या डिसीज चिल्ड्रन को माना जाएगा? यस। अगर कोई किसी का बच्चे की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उसके बाद अगर वो एक बच्चा होता है, ठीक है, और अगर उनकी जैसे समझ लो अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, अगर एक की डेथ हो जाती है तो जो वो तीसरा चाइल्ड करेंगे उसको वो काउंट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर आपकी डेथ हो गई है उस बच्चे की तो उसको भी काउंट किया जाएगा। तो ये नहीं होगा कि तीसरे चाइल्ड को आप कहोगे कि ये तो मेरा, क्योंकि मेरा एक तो जो है वो बच्चा मर चुका है, तो ये तीसरा एक्चुअली मेरा सेकंड बच्चा है, ठीक है। तो इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि वो डिसीज्ड जो चिल्ड्रन है उसको भी काउंट करेंगे। सो जो है रिगार्डलेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल, मतलब चाहे वो एक बच्चा पैदा हुआ और चाहे वो 5 महीने में ही उसकी डेथ हो जाए या 5 दिन में ही उसकी डेथ हो जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्वाइवल, उसको वन एंटिटी जो है वो गिना जाएगा, ठीक है। सो डिसीज चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी काउंटेड एज चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 4 days वर्क वीक। ये बहुत आजकल आप देख रहे हो न्यूज़ में चल रहा है, बहुत लोग इसके ऊपर बहुत खुश हो रहे हैं कि 4 days वर्क वीक गवर्नमेंट अलाउ करने को जा रही है। तो इसको बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रपोजल है क्या कि गवर्नमेंट ने कहा है कि कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप जो वीक है उसमें 48 आवर्स जो है अपने जो वर्कर से काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप उसको 5 दिन काम करवा रहे हो या 6 दिन काम करा रहे हो, इवन 4 days, अगर आप चाहो तो 4 days भी जो है वो पर्सन से काम करवा सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 days काम करवा रहे हैं और 48 आवर्स का वीक है, तो इसका मतलब आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा एक दिन में। तो मतलब 4 दिन में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा और फिर 3 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर आप 4 दिन में करना चाहते हो तो आपके लिए 12 घंटे हो जाएंगे। अगर आप 6 दिन में इसको करना चाहते हो तो आपके लिए कितने हो जाएंगे? 8 घंटे हो जाएंगे पर डे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इस पॉलिसीज़ को लाने से होगा क्या कि कंपनीज़ अगर चाहें वो 4 day a वीक अगर काम करवाना चाह रही हैं अपने जो है अपने एम्प्लॉयज़ से, तो वो 12 घंटे एक बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा। तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस जो पॉलिसी का सिर्फ एक यही मोटिव है कि अगर आप अपने अगर एम्प्लॉय राज़ी है और एम्प्लॉयर राज़ी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 12 घंटे भी उनसे काम करवा सकते हो और जिसके अंदर 1 घंटे की उनकी ब्रेक होगी ऑफ कोर्स, और आपको वो 3 फिर उनको छुट्टियां देनी पड़ेंगी। वो 3 जो एक तरह से पेड हॉलीडेज़ होती हैं, ठीक है, तो वो 3 जो हफ्ते में छुट्टियां हैं उनको आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड क्या है इसका, आपको पता है कि गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी कोड लेके आना चाह रही है 2019 का, जो जिसमें 4 सोशल सिक्योरिटी कोड्स होंगे, जो 4 लॉज होंगे जो हमारे एक तरह से लेबर लॉज है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सोशल सिक्योरिटी किसको कहते हैं?
ये उन मेजर्स को कहते हैं जिससे हेल्थ केयर और इनकम सिक्योरिटी मिलती है वर्कर्स को, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब अच्छी हेल्थ और इनकम, ठीक है, वर्कर्स के लिए। अब गवर्नमेंट जो सोशल सिक्योरिटी कोड 2019 के का जो प्रपोज्ड है, उसके थ्रू 9 लॉज को जो है रिप्लेस करके 4 लॉज में बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कौन से 9 लॉज हैं? बहुत सारे लॉज हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि प्रोविडेंट फंड का एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट है, फिर ग्रेचुटी एक्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट है। ये बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं, टोटल 9 एक्ट्स हैं। इन सबको जो है रिप्लेस करके वो 4 कैटेगरीज में डालना चाहते हैं। जैसे कि कौन कौन सी कैटेगरीज है? कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। ये 4 जो है ये कोड्स लेके आना चाहती है गवर्नमेंट। और इसके अंदर होगा क्या कि गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स स्पेसिफाई करेगी जिसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड, फिर एम्प्लॉयज़ की पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, ये 3 चीज़ें जो हैं इसके लिए रूल्स फ्रेम करके देगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को अलग अलग तरह से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के रूल्स, फिर जिसमें सिकनेस, मैटर्निटी और अदर बेनिफिट्स मिलेंगे उनको इंश्योरेंस में, फिर ग्रेचुटी के भी उनको रूल्स बना के देगी कि 5 ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट हो सकती, जिसके बाद आपको ग्रेचुटी मिलेगी एम्प्लॉयज़ को। और अगर डेथ हो जाती है उससे पहले, जैसे कुछ और भी केसेस, डेथ के अलावा और भी कुछ केसेस हो सकते हैं, बट कुछ केसेस में जो है वो 5 ईयर्स की जो टर्म है उसको भी कम करके जो है ग्रेचुटी की बेनिफिट देने पड़ सकते हैं एम्प्लॉयर्स को, ठीक है। फिर मैटर्निटी बेनिफिट की भी बात कर रहे हैं, सेस भी देने की बात, सेस लगाने की भी बात कर रहे हैं, वेलफेयर फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनके लिए जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए भी सेस लगाने की बात कर रही है गवर्नमेंट इसमें। फिर कंपनसेशन कैसे जो है एम्प्लॉयज़ को कैसे देनी है, और अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई डिसीज़ हो जाती है तो एम्प्लॉयज़ को कैसे पे करना है, इसके लिए जो है ये सारे जो है एक तरह से ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बनाया जा रहा है। इसमें सारे प्रोविजंस होंगे इन सब चीज़ों के, ठीक है। फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा जा रहा है कि वो स्पेसिफिक स्कीम्स ला सकते हैं किन किन के लिए? गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अब ये कौन होते हैं? देखो, गिग वर्कर्स होते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे अब आप सोचो कि जो हमारे ऊबर या ओला के कैब ड्राइवर हैं, ठीक है, या जोमेटो स्विगी के जो हमारे जो डिलीवरी एजेंट्स हैं जो आपके डिलीवरी आपको देते हैं, तो ये असल में उनके एम्प्लॉयज़ तो नहीं है, ठीक है। स्विगी के एक तरह से पार्टनर हैं ये, ठीक है, पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके। ऐसे ही जो ओला ऊबर वाले हैं वो एम्प्लॉयज़ थोड़े ही हैं उनके जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से ट्रेडिशनल एम्प्लॉय नहीं है उनके, वो गिग वर्कर्स हैं। फॉर्मल रिलेशनशिप भी है उनका, लेकिन वो फिर भी इनफॉर्मल है, ठीक है। तो गिग वर्कर्स जो हैं उनको ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से बाहर होते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से होते हैं? जो फ्रीलांसर होते हैं, ठीक है, मतलब कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अलग अलग कंपनीज़ के लिए काम करते होते हैं। कि कोई जो फ्रीलांसिंग का वर्क करते होते हैं, कि समझ लो वो किसी एक वेबसाइट के लिए भी काम करते हैं, फिर वो किसी और वेबसाइट के लिए भी काम करते हैं अपने टाइम के हिसाब से, कि 1 घंटे वो किसी और के लिए काम करते हैं, 2 घंटे वो कहीं और काम करते हैं, वो होते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। फिर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तो आपको पता ही है कि जो होम बेस्ड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, जो कि फॉर्मल जो है एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, ठीक है। तो इन तीनों कैटेगरीज के लिए भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है वो एम्पावर किया जा रहा है इन कोड्स के अंदर, कि वो स्पेसिफिक स्कीम्स जो है इन तीनों वर्कर्स कैटेगरीज के लिए ला सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ बनाने की बात हो रही है जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेगी और एडमिनिस्टर करेगी कि वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ठीक है। फिर इंस्पेक्टर या फिर फैसिलिटेटर्स, इंस्पेक्टर भी कहा जाएगा उनको और फैसिलिटेटर्स भी कहा जाएगा, जो कि इंस्पेक्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट्स में जाके कि क्या ये कोड जो है, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है, ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है वो कंपनी या नहीं कर रही है, ठीक है। फिर पेनल्टीज़ हैं बहुत सारी इस लॉ के अंदर, इस कोड के अंदर। ये कोड है क्या? बेसिकली एक लॉ की एक अमेलगमेशन की है, बहुत सारे जो सोशल सिक्योरिटी जो है लॉज हैं उन सबको अमेलगमेट कर दिया गया। 4 ऐसे, खासकर जो हमने ऊपर देखे हैं अभी, ऐसे 4 लॉज को अमेलगमेट करके सोशल सिक्योरिटी कोड बना दिया गया, ठीक है। अब इसमें है कि समझ लो आपने एक एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन को काट तो लिया है, लेकिन उसको शेयर जो है वो एम्प्लॉय को नहीं दिया है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी। फिर झूठी रिपोर्ट्स देने पे जो है उस पे क्या पनिशमेंट होगी। ये सारे जो है ऑफेंसेस जो हैं उसके लिए पेनल्टीज़ जो है वो स्पेसिफाई की गई हैं इसमें, ठीक है। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे, ठीक है। तो ये विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।